अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रावलपिंडी से हाज़िर है। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे इदारे में आया हूँ जिसे लोग 1122 का नाम देते हैं। इस इदारे ने अपने क़याम के बाद बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया, लोगों की जानो माल की हिफाजत की और रेस्क्यू की दुनिया में 1122 का एक बड़ा नाम है। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको वो सारे इक्विपमेंट भी दिखाएं, इनकी काविश भी दिखाएं, इनसे बातचीत भी करें और इनसे पूछें कि इन्होंने कब काम शुरू किया। और हमारी ये भी कोशिश है कि इदारे के हेड से भी हमारी बात होगी, जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। कोशिश उनसे है कि बात हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दीबा से। आप हमें कोई हिस्ट्री बताएं इसकी और कैसे आप काम करते हैं। ये जगह जो है ये रावलपिंडी का पहला ऑफिस है जो बाकायदा जिसको हमने बनाया, और यहाँ पे जो मेरे साथ मुखातिब हैं, मैं रावलपिंडी के पाइनियर अफसरान में मेरा शुमार होता है। और सर्विस को बने हुए रावलपिंडी में 15 साल हुए। कलेक्टिवली 2004 में सिस्टम लाहौर से शुरू हुआ था, तो अभी तक हमने कोई करोड़ के करीब पूरे पाकिस्तान में लोग रेस्क्यू किए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ख़वातीन भी शाना बशाना रही हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि कम्युनिटी ट्रेनिंग, रेस्क्यू करने और ऑपरेशंस में इक्वली पार्टिसिपेट किया है। और मेरी मिसाल आपके सामने है, ये जो बैज है यूनाइटेड नेशंस का, ये मुझे सिर्फ इस वजह से मिला है कि इस वक्त पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी लाहौर की, वो जनूबी एशिया की पहली टीम है जो अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड है, और ये पाकिस्तान का एजाज़ है। और मैं समझती हूँ कि मैंने उन तमाम ख़वातीन की नुमाइंदगी की है जो एमरजेंसी सर्विसेज में किसी न किसी हवाले से एम्बुलेंस में, कंट्रोल रूम में, ट्रेनिंग्स में, एग्जामिनेशंस में और सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मैडम की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब ये जवान जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ कहीं पे भी जाता है तो उसके सामने एक काज होता है, मकसद होता है। मैं शहीदों की बात भी करूंगा, कोशिश करूंगा उन शोधा की तस्वीर भी आपको दिखाऊं। आप सबसे पहले जब कहीं जाते हैं, मिशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि लाइफ सेव की जाए। अगर कोई शख्स कहीं पे फंसा हुआ है या जहाँ पे आग लगी हुई है उसके अंदर है कहीं, तो हमारा सबसे पहले मिशन यही होता है कि हम जो है ना लाइफ को सेव करें। और उसके बाद हमारा मिशन यही होता है कि हम जो है ना वो बाकी फर्दर जो है वो ऑपरेशन को कंप्लीट करें और सर्च एंड रेस्क्यू का काम करें। बिल्कुल ठीक है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी को सेव करना है, उसके बाद दीगर मामलात को देखना है। मेरा कैमरा मेरे साथ साथ मूव करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तरबियत याफ्ता अमला है जो आपको जब किसी भी जगह पे ऐसा कोई हादसा होता है तो यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं जिनके पास एक ट्रेनिंग भी है और ये मुकम्मल तौर पे ट्रेंड भी हैं। उसको पहले हम अपना सीन सिक्योर करते हैं, उसके बाद हम इस पर CPR करते हैं ताकि बंदा अनकॉन्शियस जो है वो कवर पोजीशन पर आ जाए। नाज़रीन, एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो रज़ाकाराना तौर पे आगे आते हैं, इस टीम का हिस्सा बनते हैं और फिर वो इस काज में, इस मिशन में शामिल हो जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे शॉक हो जाता है, कोई करंट लग जाता है, कोई और हादसा हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप कैसे बॉडी को एक्सरसाइज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम 112 पे कॉल करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे पीछे, सीन सिक्योर, माई पीपी इज़ ऑन, आगे पीछे देखते हैं और फिर हमें पता लग। इसकी ट्रेनिंग है? जी, हमें ट्रेनिंग है। ये बच्चे, ये ट्रेंड बच्चे भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये आगे बढ़ के वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता जाता है। नाज़रीन, जब हम 1122 के रेस्क्यू करने वाले शोधा की तादाद को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे चंद तस्वीर आपने वो देखा है कि यहाँ पे जब ये लोग इंसानियत के लिए, वतन के लिए, कौम के लिए जान देते हैं तो इनको भुलाया नहीं जाता, क्योंकि शहीद जो है वो कौम की हयात है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। काशिफ मोहम्मद काशिफ अनार शहीद है, इनको तक मैं शुजात मिला, उनको भी ये शफ़क़त को भी यही, मूसा ज़ुबैर लोधी भी, उनको अगर देखें ये वो सारे लोग थे। इनकी अगर हम देखें, मोहम्मद काशिफ को मरी के कोसारों से रावलपिंडी तक ये यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने रावलपिंडी में बतौर
फायर फाइटर्स बेतहाशा हादसात का बेजिगरी से मुकाबला किया। बिलाखिर गखर प्लाजा में होने वाली जो आतिशज़दगी थी उसमें ये शहीद हुए और आज भी ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शफ़क़त हुसैन है। शफ़क़त हुसैन जो है इन्होंने भी कमालिया ज़िला गुजरात के रिहायशी थे। इन्होंने भी गखर प्लाजे में अपनी शहादत दी थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मूसा ज़ुबैर लोधी शहीद हैं, इनका भी पूरा एक रावलपिंडी के रिहायशी 18 साला मूसा ज़ुबैर लोधी शहीद रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी के कंट्रोल रूम में बतौर CTO WO फ्राइज सर अंजाम दे रहे थे। गखर प्लाजा की आग ने बहुत सारे शोधा जो है ना उनको जन्म दिया और इधर इस जगह पे हम देखते हैं कि इन शोधा को हमेशा जो है फायर फाइटर जो है आइडियल बनाता है। मैं आपको एम्बुलेंस दिखाना चाहता हूं जिसमें जदीद इक्विपमेंट है कि वो ऑपरेट कैसे होता है। किसी ज़ख्मी को, किसी बीमार को जब वो रेस्क्यू करते हैं कहां कहां ले जाते हैं, कितनी स्पीड से ले जाते हैं, ये सब कुछ है। नाज़रीन, मूसा ज़ुबैर लोधी शहीद के भाई काशिफ ज़ुबैर लोधी मेरे साथ मौजूद हैं। ये आपके भाई, इन्होंने शहादत दी गखर प्लाजे में। आप भी अब यही रेस्क्यू 1122 के साथ हैं, तो जज्बा हमेशा सलामत रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह मेरे छोटे भाई ने मूसा ने जिन्हें जाम शहादत नोश किया रज़ाकाराना तौर पे, इसी तरह मैं भी उसी जज्बे से काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी जना ये ऐसा रुतबा नसीब हो और मैं उसी लिहाज से जना खिदमत करता चला आ रहा हूँ। नाज़रीन, एक जदीद किस्म की यहाँ पे एम्बुलेंस है और इसके अंदर हम देखते हैं कि इक्विपमेंट भी है और यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। अंदर की तरफ मैं जाऊँगा कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आपसे अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी ये वैन जाती है, एम्बुलेंस जाती है, आपकी फ़ीमेल की टीम भी साथ होती है? किसी भी हादसे में जब हमारी एम्बुलेंस जाती है उसमें हम एज अ फीमेल इसलिए साथ जाती हैं कि कहीं पे अगर आग लग गई है तो वहाँ पे उस घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी फंसे हैं, तो उनको हम सबसे पहले औरतों को जाके, बच्चों को जाके संभालते हैं ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब जो लोग अगर फीमेल या बच्चे उसमें फंसे हैं तो हम उनको एक साइड पे रिकवर कर लें। इसका आपने बुनियादी मेडिकल कोर्स भी किया हुआ है? जी सर, इसकी हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है और उसमें हमें सारी ये फीमेल को भी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फील्ड में जाके कहीं भी हमें परफॉर्म करना पड़े तो हमें उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इस एम्बुलेंस में जब किसी भी आप साइट पे जाते हैं क्या कुछ इसमें है? ये बेसिकली एक पूरी इक्विप्ड एम्बुलेंस है फर्स्ट एड के हवाले से और पेशेंट की सेफ्टी के हवाले से। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिक जो हमारी जो मेन वर्किंग होती है एक पेशेंट के ऊपर, हम मेडिकली किसी पेशेंट को अगर कहीं पे गाड़ी का रेस्ट हो जाता है या कहीं पे वो कोलैप्स कर जाता है तो हम सबसे पहले उसको जो है वो AED डिवाइस लगाते हैं जिससे हम उसको जो है वो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ हम उसका CPR कर रहे होते हैं। इसके साथ हमारे पास कार्डिक मोनीटर आता है जो कि हमें जो है वो सारी चीज़ें बता रहा होता है कि उसकी वाइटल्स क्या हैं, उसकी पल्स क्या हैं, उसकी जो है वो बाकायदा बाकी जो वाइटल्स उसके बेसिक क्या आ रहे हैं। फिर साथ ही अगर उसको कोई ऑक्सीजन का इशू आता है तो वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद होता है, फिर हम उसको वेंटिलेटर अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको जो है वो ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं ताकि उसको जो है वो ऑक्सीजन उसका बहाल किया जा सके। नाज़रीन, मेरे साथ है एहतिशाम बता रहा था कि मेरी शॉप में आग लगी थी। एहतिशाम क्या हुआ था? सर, एक मेरी कपड़े की शॉप है, उसमें आग लग गई थी और बहुत बुरी तरह आग लग गई थी और काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से आग लगी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होने का खदशा था। हम साथ सबसे पहले मैंने AD से रब्ता किया और उसके बाद 1517 सबसे हम कॉन्टेक्ट करते रहे। साथ आग गोदामों तक पहुंचने का खदशा था। इस दौरान फिर हमने रेस्क्यू 1122 से रब्ता किया तो इस इदारे ने सबसे पहले हमें रिस्पांस दिया बहुत तेज़ी से। 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर फायर फाइटर्स विद फायर ट्रक्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और बहुत प्रोफेशनल तरीक़े से उन्होंने हमें जो है ना वो आग बुझाई, आग को गोदामों तक जाने से बचाया और हमारा ज़्यादातर जो वो हमारा माल था उसको बचाया, उसको रिकवर किया और हमें बड़े नुकसान से बचाया। नाज़रीन, कुछ लोग हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे रेस्क्यू 1122 में आए तो वो कहते हैं कि जी हमें बड़ा मदद मिली 1122 से, बेनिफिशरी हैं हम। उनकी बात सुनते हैं। मेरे घर में एक एक्सीडेंट का वाक़या हुआ था जिसमें मेरे पेशेंट को पहले से हार्ट अटैक था और उसके बाद उनको फालिज का अटैक हुआ है।
तो मैंने 1122 को कॉल की है, इन्होंने मेरे घर आके मेरी बहुत हेल्प की है। आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी टीम है यहाँ पे पूरी कंट्रोल रूम में बैठती है, लोग जब रब्ता करते हैं कैसे आप फिर जल्दी से मौके पे पहुँचते हैं? एक्चुअली हमें जब कॉल आती है तो ये डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंट्रोल रूम है, इसके अंदर हमें जैसे ही कॉल रिसीव होती है तो हमारे जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं उनमें गाड़ियाँ रेडी होती हैं स्टाफ के साथ। तो जैसे ही कॉल आती है तो जो नियरेस्ट स्टेशन होता है उससे हम गाड़ी जो है वो थ्रू कॉल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कॉलर को और जो हमारी गाड़ी होती है और जो एजेंट होता है वो आपस में कॉल एजेंट ये आपस में कॉल कनेक्ट होती है और वो उसको गाइड करते हैं और इमीडिएटली जो है ना विद इन 7 मिनट्स। ये पीछे आपने ये जो मैप दिखाया है, इसमें क्या दिखाया हुआ है आपने? ये सर हमारा टोटल रिसोर्सेज हैं हमारे रावलपिंडी के, जिसके अंदर व्हीकल्स नज़र आ रही हैं जो कि एम्बुलेंसेज नज़र आ रही हैं, फायर एंड रेस्क्यू व्हीकल्स है, मोटर बाइक्स कितनी हैं, कौन सी एमरजेंसी चल रही है, कितने एजेंट्स इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं, कौन कितने कॉल ले रहे हैं, कितने फ्री बैठे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ रही है और फर्दर ये कि कौन सी गाड़ी इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सरजील मीर साहब। गुज़श्ता दिनों उनकी मार्केट में और उस पूरी इस एरिए में आग लगी थी और उस पर इन्होंने कॉल किया 112 को, 1122 को, और फिर उसके बाद इनकी मदद हुई। सरजील साहब, कुछ वाक़या बताएं कैसे हुआ था? हमारे उर्दू बाज़ार में कोई 3-4-5 माह पहले आग लगी थी और उसमें मैंने कोई इनको फ़ोन किया और ये मेरा ख्याल हार्डली 10 मिनट के अंदर ये यहाँ पे पहुँच गए थे। वाक़यातन इन सारी टीम ने इतना अच्छा काम किया और ये इनमें सबसे बड़ी खूबी ये है अच्छा, पहले सरजीत साहब मुझे बताएं वहाँ हुआ क्या था? उर्दू बाज़ार में आग लगी और उनके, क्योंकि हमारे पास आसान वर्ड होता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया जी, और मुझे ये पता लगा कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं था लेकिन वहाँ पे कोई चूल्हा वूल्हा था, कोई वहाँ पे आग लगी थी, उसको आग भड़क गई और वो फट गया चूल्हा जिससे वो आग लगी थी। लेकिन इन लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि लोगों को खुद ब खुद रिलैक्स हो जाते हैं। ये कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हम नहीं करेंगे काम और उधर चले जाओ, ये रिलैक्स फील करते हैं, लोगों को रिलैक्स करते हैं। नुकसान वहाँ पे ज़्यादा हुआ था? मेरा ख्याल है जी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जी वहाँ पे। इसी तरह पिंडी के अंदर न्यू मक्का क्लास मार्केट में आग लगी एक दफ़ा, रमज़ान का वक्त। मज़े की बात है, रमज़ान थे और रमज़ान में रोज़े रख के इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम किया कि हमारी अगर ये 40 दुकानों पे आग लगी, अगर ये लोग सही काम ना करते तो 400 दुकानों को आग लग सकती थी। नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर साहब के पास। डॉक्टर रिजवान का इतना काम है 1122 पे कि आप जब भी कोई इंटरव्यू देखें उसमें उनकी सारी कारकर्दगी भी है, लेकिन दिन ब दिन जब उसमें इजाफा होता है तो हम महसूस करते हैं कि एक और इंटरव्यू ड्यू हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर। हमें मालूम है आपका यहाँ पे बड़ा शार्ट शेड्यूल था मिनिस्टर से, दूसरे लोगों से, लेकिन आपने हमें वक्त दिया। पहली बात मैं शुरू यहीं से करूँगा, इससे पहले भी कई दफ़ा बात हुई, लेकिन 1122 की बुनियाद, ताकि नए लोगों को भी पता चल सके, कब से है ये हमने 2004 में शुरू की और इसके पीछे अगर आप सोचें तो आज 2004 से पहले जब रेस्क्यू 1122 नहीं था तो किसी भी आदमी का, किसी का शख्स का कोई हादसा होता था, उसके साथ कोई सानहा होता था, कौन सा नंबर था जिस पे आप डायल कर सकते हैं और आपको मदद मिलती हो। तो इस चीज़ की नीड को हमने फ़ील किया और जब इस चीज़ की नीड को फ़ील किया तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1122 एक एमरजेंसी नंबर दिया। और जिस तरह बाहर रेस्क्यू 911 है या हमारा रेस्क्यू 999 है यूके के अंदर और अमेरिका में रेस्क्यू 911 है, तो उसी चीज़ को हमने देखते हुए इधर रेस्क्यू, क्योंकि ये पहला काम है, आपने ज़िंदगी बचानी है, किसी को रेस्क्यू करना है, तो रेस्क्यू और 1122 पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नंबर दिया तो ये रेस्क्यू 1122 के नाम से ये सर्विस शुरू हुई। पहले एम्बुलेंस सर्विस बनी, लेकिन जब आग से नबरदाज़मा होने का कोई निज़ाम नहीं था तो हमने फायर सर्विस शुरू की। जब जंजला आया और उसमें हमने लोगों की बेबसी देखी तो एक और चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और हमने सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें बनाई ताकि बाहर से हमें ना ऐसी सूरत हाल में टीमों का इंतज़ार करना पड़े, बल्कि हम ना अपना निज़ाम हो। उसका फ़ायदा जो है वो ये हुआ कि आज हमारे पास अपनी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें हैं और ना सिर्फ हमने फिर टीम एक साल बाद बनाई, बल्कि उसके बाद हमने उस टीम की कैपेसिटी को बिल्ड करके 2015 में हमें यूएन ने रजिस्ट्रेशन दी जब हमने बेसिक, और आज पूरे साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पहली टीम है जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है। आप तोसी की बात करते हैं कि हमने इसमें तोसी कर दी, तोसी से मुराद क्या है? आप स्टेशन बनाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा देते हैं, करते क्या हैं? सर्विस के 3 बुनियादी हिस्से हैं अगर आप कोई भी देखें।
कि अगर आप, और इनमें से तीनों में से कोई एक हिस्सा ना हो तो सर्विस नहीं चलती। एक तो यह है कि आपने सही जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्टेशन बनाना है। फिर उसके साथ साथ वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पीछे बंदों जिन्होंने सर्विस चलानी है। मसलन अगर मैं बेहतरीन इक्विपमेंट भी लेके किसी को दे दूंगा और उनको इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना आता तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिसमें आप सही लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो फिजिकली फिट हो, इस काम में जिनका शौक हो, जिनका पैशन हो। जब तक वो बंदा नहीं लेंगे जिसका शौक और पैशन है तो वो तो बंदा, तो इसलिए हमारा बाकायदा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका फिजिकल टेस्ट होता है, उसका स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद बंदे को रखा जाता है। फिर 6 महीने हमारी एक अकेडमी है जनूबी एशिया के लिए जो मॉडल, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो उसको इक्विपमेंट लेके दिया जाता है जो कि उसने इस्तेमाल करना है ताकि वो सही तरीके से इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके ज़िंदगी में जा सके। तो 3 हिस्से जिसमें स्टेशन है, HR जो स्टाफ है, और तीसरा है उसको जो इक्विपमेंट या गाड़ियाँ जो व्हीकल देने की ज़रूरत है। जब हम तीनों देते हैं साथ ही फिर इमरजेंसी नंबर है, क्योंकि अगर आप हमें बर वक्त कॉल नहीं करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। जिस तरह ज़लज़ला आया तो कितना लोगों को पता ही नहीं था कि ऊपर पहाड़ों पर क्या हो गया, तो इसलिए हमें फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे कोई आग लगती है, अगर फ़ौरन हमें कोई कॉल नहीं करता, जब आग पूरी फैल चुकी है उसके बाद तो बहुत लिमिटेड, तो इसलिए हमें पता चलना बर वक्त ज़रूरी। तो नंबर, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़िले कंट्रोल रूम शुरू किया जाता है। तो आज तहसील की सतह पे भी ये सर्विसेज दी जा रही हैं ताकि वहाँ पे भी लोगों को बर वक्त सर्विसेज मिले। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरह हमारी NCC पहले होती थी, वहाँ पे हमने RCC शुरू किया है ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग भी ट्रेंड हो और हर घर में एक फर्स्ट एडर ट्रेंड। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो करोड़ों नाजरीन हैं वो भी हर बात को समझें ताकि इसका इस्तिफादा ज़्यादा हो। जब आप तहसील में जाते हैं, उस शहर में अपना सेंटर, कोऑर्डिनेशन आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि लोकल इंतज़ामिया है, वहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं और बिलखसूस ख़वातीन के जो हैं उनको भी तो ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग कैसे आप कराते हैं, सिर्फ अपने लोगों को कराते हैं या फिर आप किसी तहसील या ज़िला में चीदा लोगों को भी कराते हैं ताकि वो भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें? हमारी 2 सतह के ऊपर ये काम चलता है। एक, हमारी हर यूनियन काउंसिल में कोशिश ये है कि कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो, और इसका जो हमारा एक तहसील का स्टेशन है उसका एक तहसील ऑफिसर होता है, उसको तहसील रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। तो जब वो उसको सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सबका वो डेटा रखता है, फिर उनके साथ हमारा स्टाफ जाके उनको ट्रेनिंग साथ कराता है ताकि हर कम्युनिटी के अंदर, हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर एक कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो जो कम्युनिटी खुद अपने इलाके की ओनरशिप ले, जिम्मेदारी ले और उसमें फ़ौरन रिस्पॉन्ड करे, और जहाँ पे हमारी भी ज़रूरत है वो साथ हमें फ़ौरन बैकअप में कॉल करे। ये जो 20 साल का तकरीबन सफ़र है, इसमें खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों चलती रही हैं। बदकिस्मती ये थी कि हमारे पास इदारा बनता था, लेकिन जब वो हुकूमत चली जाती वो इदारा ही ख़त्म कर देते। खुशकिस्मती ये है कि 20 साल से ये इदारे को हर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मौजूदा दौर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा विजन है, हेल्थ कार्ड उन्होंने दिए और फोकस किया कि आम आदमी को सेहत की सहूलतें या इस तरह की चीज़ें मिले। फंडिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है आप? नहीं जी, अब तो देखिए कि हमारी जो सर्विस है वो अब तहसील की सतह पे उसकी तोसी हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, ताकि सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि तहसीलों में भी लोगों को, आवाम को ये सर्विस मिले। और ना सिर्फ ये, इसके साथ बल्कि जो नए इनिशिएटिव शुरू किए जिसमें RCC ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं, रेस्क्यू कोड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका सतह पे जा रहे हैं। बल्कि हुकूमत पंजाब ने इस वक्त जो अप्रूवल किया है वो ये है कि जिस तरह के कुछ इलाके हैं हमारे पहाड़ी इलाके जहाँ पे हम नहीं जा सकते, मसलन आप पिंडी का ही अगर डिवीजन सोच लें तो यहाँ पे काला चिट्टा पहाड़ की रेंज है, सॉल्ट रेंज है, मरी के कुछ इलाके वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड आ जाती है, पहाड़ी इलाके वहाँ पर नहीं जाया जाता। तो हम एक एयर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने के लिए उस पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो ऐसी हो जिसको हम कल को मेंटेन रख सकें, और ऐसा सिस्टम पे इस वक्त हमारा काम जारी है। तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए हमारी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि 250 एम्बुलेंसेज जो है इस वक्त हुकूमत दे रही है, ताकि ये जो हमारी पुरानी एम्बुलेंस है जो पिछले 8-9 साल से तब्दील नहीं हो सकी थी, वो एक तो तब्दील की जा रही हैं ताकि आवाम को बेहतर सर्विसेज जो है वो मिल सके। और साथ ही साथ ये जो पूरा एक्सपेंशन है तमाम तहसीलों तक, 86 तहसीलें जो बाकी रह गई थी वहाँ पे, और जो बाकी ये सूबों में जो ज़िले हैं उनमें भी सर्विस के एक्सपेंशन का जो अमल वो इस वक्त जारी है। डॉक्टर साहब, नो डाउट आपका काम बहुत अच्छा है, 1122 का काम जो है उसको अवाम, हुकूमतें, इदारे सराहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया कि कोई भूखा ना सोए, तो जो लंगर था जो इससे पहले लोग चला रहे थे उनको भी अपने साथ शामिल किया। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम
शुरू करके उनको सपोर्ट किया। तो आपकी मुख्तलिफ NGO, मुख्तलिफ इदारे जो ऑलरेडी इस तरह का खिदमत खल्क के लिए काम करें, उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ा? जी, हमारा कोई भी ऐसा इदारा जिस तरह जहाँ पे बेचारे को किसी को ज़रूरत होती है, जिस तरह इवन आप अगर सोचें कि जब कोरोना आया, अब उस वक्त कोई करीब जाने को तैयार नहीं था। उस वक्त वाहिद रेस्क्यू वाले लोग थे जो बाहर निकले, और चाहे घर में भी इस वक्त उनके घर वाले भी करीब आने को तैयार नहीं थे। उस वक्त हमारे रेस्क्यूअर्स ने जाके आज 20,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो घरों से भी लिया और उनको जहाँ पे भी पहुँचाना था इलाज के लिए उनको भी पहुँचाया। ना सिर्फ ये किया बल्कि जिस वक्त खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाता था तो उस वक्त कोई करीब आने को जिस वक्त तैयार नहीं होता था, तो उनका बाइज़्ज़त तरीके से पूरा तदफीन का अमल करने के लिए भी कोई 4,000 से ज़्यादा, जिस वक्त पूरा पैनिक था, उस वक्त हमारा लीड रोल सामने जाके रेस्क्यूअर्स ने प्ले किया ताकि उस वक्त भी हम आवाम को उनको ये सर्विसेज जो है इसी तरीके से प्रोवाइड कर सकें बगैर कोई फ़र्क रखे। डॉक्टर साहब, कोई भी और इसी में हमारे सतलाई इदारे, गवर्नमेंट ने सारे मिलकर, जब उनके पास खाने को नहीं था, और जो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का आपका बहुत विजन था कि हम टोटल लॉकडाउन करके ये ना करें कि वो बंदा कोरोना से ना मरे बल्कि भूख से मर जाए। तो जब उस वक्त मुश्किल वक्त भी आया, उस वक्त अपने 50,000 ख़ानदानों में हर तहसील की लेवल के ऊपर जाके और वहाँ पे अपने स्टेशनों को खोल दिया ताकि वहाँ पे जाके लोगों को हम बांट सकें और उनको राशन भी दे सकें ताकि वो जो है वो उनको फ़ौरन वो बेचारी फैमिली सर्वाइव कर सके। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप काम करते हैं, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फिर भी आपको कोऑपरेशन चाहिए होता है। आपको किस तरह का कोऑपरेशन अवामी नुमाइंदों से, समाजी शख्सियात से, आम आवाम से, ताकि इस काम को मज़ीद बेहतर किया जाए और वहाँ तक भी पहुँचा जाए जहाँ तक आप नहीं पहुँच सके? तो मेरा कैमरा हाजिर है। वैसे मैं लोगों से सिर्फ एक अपील करूँगा, सबसे पहली चीज़ 1122 एक एमरजेंसी नंबर है, इस पर बिला वजह कॉल मत करें। लेकिन जब भी आपको इमरजेंसी हो फ़ौरन हमें बर वक्त कॉल करें ताकि हम आपकी बर वक्त मदद के लिए पहुंच सकें। अगर एक आग लगी होगी और उसकी हमें बर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो हम आप तक पहुंच नहीं सकते। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो तब अगर हमें इमरजेंसी में बर वक्त कॉल करके सही तरीके से अपना एड्रेस नहीं देते तो हम आप तक पहुँच नहीं सकते, तो हमें बर वक्त कॉल करें। दूसरा, रेस्क्यू की 1122 की जब भी आप गाड़ी को देखें, अगर वहाँ पे उस वक्त उसका सायरन ऑन है रेस्क्यू की गाड़ी का, तो इसका मतलब यह है कि उसको फ़ौरन रास्ता दें, वो किसी इमरजेंसी की तरफ जा रही है। आपकी यही मदद आप इमीडिएटली बाएं हाथ पे हो जाए ताकि वो बर वक्त आपके वहाँ तक पहुँच सके। तो इसलिए रेस्क्यू की गाड़ी को 1122 जब भी उसका सायरन चल रहा है, लाइट चल रही है, तो उसको फ़ौरन रास्ता दें। तीसरा जो है वो कोशिश, और मैं सबसे अपील करूँगा खुसूसी तौर पर जो हमारे ट्रैफिक या मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, कि हम डेली 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा को मैनेज करते हैं जिसमें तकरीबन 80% मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। तो हमें आपसे अपील होगी कि मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं, साइड वाली लेन में चलाएं ताकि आप बाहिफाजत अपने घर पहुंच सकें बजाय कि हस्पताल या कब्रिस्तान। तो हमें हमारा साथ दें ताकि हम मिलकर एक महफूज माशरा कायम कर सकें। रेस्क्यू बग़ैर रंगो नस्ल, अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर 99% गरीब अवाम की सर्विस करती है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई हादसा नहीं हुआ।